हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 हिस्ट्री के चैप्टर 1 के पार्ट 6 को शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 के प्रीवियस पार्ट्स के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और मैंने क्लास 10 हिस्ट्री का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं पढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार मार्क करता हुआ चलूंगा, तो अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं आप भी उन पॉइंट्स को स्टार मार्क कर लें, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपने नोट्स में उन पॉइंट्स को लिख लें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के बुक्स को आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर लें और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में चैप्टर 1 के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 को कंप्लीट कर लिया है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर 1 के प्रीवियस पार्ट्स के लेक्चर्स का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें देख लें, फिर आज के लेक्चर के साथ कंटिन्यू करें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आज हम लोग चैप्टर 1 के पार्ट 6 को कवर करेंगे। इसमें हम इन टॉपिक्स को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। 1848, द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। 1848, उदारवादियों की क्रांति। पैरेलल टू द रिवोल्ट्स ऑफ द पुअर, अनएम्प्लॉयड एंड स्टार्विंग पीजेंट्स एंड वर्कर्स इन मेनी यूरोपियन कंट्रीज in the year 1848, a revolution led by the educated middle classes was underway. 1848 में बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में पुअर पीपल, अनएम्प्लॉयड, पीजेंट्स रिवोल्ट कर रहे थे। तब इसके पैरेलली एजुकेटेड मिडिल क्लास भी एक क्रांति कर रही थी। 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों में गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी से ग्रस्त किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे, तब उसके समानांतर पढ़े लिखे मध्य वर्गों की एक क्रांति भी हो रही थी। Events of February 1848 in France had brought about the abdication of the monarch, and a republic based on universal male suffrage had been proclaimed. फरवरी 1848 में जो इवेंट हुआ था उससे मोनार्क को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। हमने पिछले लेक्चर में समझा था कि लुई फिलिप गद्दी छोड़कर भाग गया था और एक रिपब्लिक की घोषणा की गई, जिसमें सभी पुरुषों को यूनिवर्सल सफराज प्राप्त था। ये इवेंट फ्रांस में हो रहा था। फरवरी 1848 की घटनाओं से राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी थी और एक गणतंत्र की घोषणा की गई, जो सभी पुरुषों के सार्वभौमिक मताधिकार पर आधारित था। In other parts of Europe, where independent nation states did not yet exist, such as Germany, Italy, Poland, the Austro-Hungarian Empire, men and women of the liberal middle classes combined their demands for constitutionalism with national unification. यूरोप के दूसरे हिस्सों में जहां नेशन स्टेट्स अभी तक एग्जिस्ट नहीं करते थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, वहां के लिबरल मिडिल क्लास के पुरुष और महिलाओं ने कॉन्स्टिट्यूशन की मांग की और उसे नेशनल यूनिफिकेशन से जोड़ दिया। यूरोप के अन्य भागों में जहां अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, वहां के उदारवादी मध्य वर्गों के स्त्री पुरुषों ने संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया। They took advantage of the growing popular unrest to push their demands for the creation of a nation state on parliamentary principles, a constitution, freedom of the press and freedom of association. उन्होंने बढ़ते जन असंतोष का फायदा उठाया और नेशन स्टेट्स के क्रिएशन की मांग रखी। ये नेशन स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड था। उन्होंने बढ़ते जन असंतोष का फायदा उठाया और एक राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांगों को आगे बढ़ाया। ये राष्ट्र राज्य संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आजादी जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित था।
In the German regions, a large number of political associations, whose members were middle class professionals, businessmen, and prosperous artisans, came together in the city of Frankfurt and decided to vote for an all German National Assembly. जर्मन रीजन्स में बहुत सारे पॉलिटिकल एसोसिएशंस के मेंबर्स जो मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स थे, बिजनेसमैन थे, प्रॉस्परस आर्टिजन्स थे, वे सब एक साथ फ्रैंकफर्ट शहर में आए और ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के फेवर में वोट देने का फैसला किया। जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला लिया। On 18 May 1848, 831 elected representatives marched in a festive procession to take their places in the Frankfurt Parliament, convened in the Church of St. Paul. 18 मई 1848 को 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स मार्च करते हुए फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में गए, जो सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई थी। 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। ये संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई। They drafted a constitution for a German nation to be headed by a monarchy, subject to a parliament. उन्होंने जर्मन नेशन के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया और नेशन का हेड मोनार्की को बनाया, जो पार्लियामेंट के अधीन रहकर काम करेगा। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। When the deputies offered the crown on these terms to Frederick Wilhelm IV, King of Prussia, he rejected it and joined other monarchs to oppose the elected assembly. जब रिप्रेजेंटेटिव्स ने इस ऑफर को प्रशा के राजा फ्रेडरिक विलियम IV के सामने रखा, तो उसने मना कर दिया और दूसरे मोनार्क को ज्वाइन कर लिया जो इलेक्टेड असेंबली का विरोध कर रहे थे। जब प्रतिनिधियों ने प्रशा के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की, तो उसने उसे अस्वीकार कर उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। While the opposition of the aristocracy and military became stronger, the social basis of parliament eroded. एरिस्टोक्रेसी और मिलिट्री का विरोध बढ़ गया और वहीं पार्लियामेंट का जो सोशल बेसिस था वो कमजोर हो गया। जहां कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया, वहीं संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया। The parliament was dominated by the middle classes who resisted the demands of workers and artisans and consequently lost their support. In the end, troops were called in and the assembly was forced to disband. पार्लियामेंट में मिडिल क्लास का डोमिनेशन था, जिन्होंने वर्कर्स और आर्टिजन्स के डिमांड का विरोध किया, जिससे वे उनका समर्थन खो बैठे। इसी वजह से पार्लियामेंट का जो सोशल बेसिस था वो कमजोर हो गया। बाद में सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली को भंग कर दिया गया। संसद में मध्य वर्गों का प्रभाव अधिक था, जिन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांगों का विरोध किया, जिससे वे उनका समर्थन खो बैठे। अंत में सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली भंग होने पर मजबूर हुई। द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन was a controversial one within the liberal movement, in which large numbers of women had participated actively over the years. लिबरल मूवमेंट में महिलाओं को पॉलिटिकल राइट्स देने का मुद्दा कंट्रोवर्शियल था, जबकि ओवर द ईयर्स महिलाओं ने इन मूवमेंट्स में बड़ी संख्या में भाग लिया था। उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा विवादास्पद था। हालांकि आंदोलन में वर्षों से बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। Women had formed their own political associations, founded newspapers, and taken part in political meetings and demonstrations. महिलाओं ने अपने पॉलिटिकल एसोसिएशन सेटअप किए, अखबार शुरू किए, पॉलिटिकल मीटिंग्स और डेमोन्स्ट्रेशंस में भाग लिया। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार शुरू किए और राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में शिरकत की। Despite this, they were denied suffrage rights during the election of the assembly. When the Frankfurt Parliament convened in the Church of St. Paul,
Women were admitted only as observers to stand in the visitors gallery. इसके बावजूद उन्हें फ्रैंकफर्ट में हुए असेंबली इलेक्शंस में वोट देने के अधिकार से वंचित रखा गया। जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को आयोजित किया गया था, तब महिलाओं को विजिटर्स गैलरी में सिर्फ ऑब्जर्वर्स की तरह खड़ा होने दिया गया। इसके बावजूद उन्हें असेंबली के चुनाव के दौरान मताधिकार से वंचित रखा गया था। जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई थी, तब महिलाओं को केवल प्रेक्षकों की हैसियत से दर्शक दीर्घा में खड़े होने दिया गया। Though conservative forces were able to suppress liberal movements in 1848, they could not restore the old order. कंजर्वेटिव फोर्सेस ने लिबरल मूवमेंट को 1848 में दबा तो दिया, बट वे पुराने सिस्टम को वापस से लागू नहीं कर पाए। हालांकि रूढ़िवादी ताकतें 1848 में उदारवादी आंदोलनों को दबा पाने में कामयाब हुई, किंतु वे पुरानी व्यवस्था बहाल नहीं कर पाई। Monarchs were beginning to realize that the cycles of revolution and repression could only be ended by granting concessions to the liberal nationalist revolutionaries. मोनार्की को भी समझ में आने लगा था कि लिबरल नेशनलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज को कुछ कंसेशंस देना ही होगा इन रिवॉल्यूशंस को, इन रिप्रेशंस को रोकने के लिए। राजाओं को यह समझ में आना शुरू हो गया था कि उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को रियायतें देकर ही क्रांति और दमन के चक्र को समाप्त किया जा सकता था। Hence, in the years after 1848, the autocratic monarchies of Central and Eastern Europe began to introduce the changes that had already taken place in Western Europe before 1815. 1848 के बाद सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ने उन चेंजेस को इंट्रोड्यूस किया जो वेस्टर्न यूरोप में 1815 से पहले ही हो चुके थे। अतः 1848 के बाद के वर्षों में मध्य और पूर्वी यूरोप की निरंकुश राजशाहियों ने उन परिवर्तनों को आरंभ किया जो पश्चिमी यूरोप में 1815 से पहले हो चुके थे। द सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर वेयर एबोलिश्ड बोथ इन हैब्सबर्ग डोमिनियंस एंड इन रशिया। हैब्सबर्ग के अधिकार वाले क्षेत्रों में रशिया में सर्फडम और बॉन्डेड लेबर को एबोलिश कर दिया गया। इस प्रकार हैब्सबर्ग अधिकार वाले क्षेत्रों और रूस में भूदासत्व और बंधुआ मजदूरी समाप्त कर दी गई। The Habsburg rulers granted more autonomy to the Hungarians in 1867, although this paved the way for the dominance of the autocratic Magyars. हैब्सबर्ग रूलर्स ने 1867 में हंगेरियंस को ज्यादा ऑटोनॉमी दी, बट इससे ऑटोक्रेटिक मग्यार्स का रास्ता साफ हुआ। हैब्सबर्ग शासकों ने हंगेरी के लोगों को 1867 में ज्यादा स्वायत्तता प्रदान की, हालांकि इससे निरंकुश मग्यारों के प्रभुत्व का रास्ता ही साफ हुआ। बॉक्स 1 द ग्रिम ब्रदर्स फोक टेल्स एंड नेशन बिल्डिंग। ग्रिम बंधुओं की कहानी, लोक कथाएं और राष्ट्र निर्माण। ग्रिम्स फेरी टेल्स इज अ फेमिलियर नेम। द ब्रदर्स जेकब एंड विल्हेम ग्रिम were born in the German city of Hanau in 1785 and 1786 respectively. ग्रिम्स फेरी टेल यूरोप में एक जाना माना नाम है। जेकब ग्रिम एंड विल्हेम ग्रिम दोनों भाई थे और उनका जन्म जर्मनी में हनाउ सिटी में 1785 और 1786 में रेस्पेक्टिवली हुआ था। ग्रिम्स फेरी टेल एक जाना माना नाम है। जेकब ग्रिम और विल्हेम ग्रिम बंधुओं का जन्म क्रमशः 1785 और 1786 में जर्मनी के हनाउ शहर में हुआ था। While both of them studied law, they soon developed an interest in collecting old folk tales. They spent 6 years traveling from village to village, talking to people and writing down fairy tales, which were handed down through the generations. दोनों जब लॉ की पढ़ाई कर रहे थे, तब उनको ओल्ड फोक टेल्स यानी पुरानी लोक कथाएं कलेक्ट करने का इंटरेस्ट डेवलप हुआ। वे 6 साल तक विलेज टू विलेज ट्रैवल किए, लोगों से बात किए और फेरी टेल्स को उन्होंने लिखा, जो फेरी टेल्स पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही थी। जिस समय ये दोनों भाई कानून की पढ़ाई कर रहे थे, उसी समय उन्होंने शौकिया तौर पर पुरानी लोक कथाएं इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वे 6 साल तक गांव-गांव जाकर यही काम करते रहे। वे लोगों से बात करते थे और पीढ़ियों से चली आ रही जो भी लोक कथा
उनकी जानकारी में आती उसे लिखकर रख लेते थे। These were popular both among children and adults. In 1812, they published their first collection of tales. ये फेयरी टेल्स चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स दोनों में ही फेमस थी। 1812 में उन्होंने अपने फेयरी टेल्स का फर्स्ट कलेक्शन पब्लिश किया। ये कहानियां बच्चों और बड़ों में समान रूप से पसंद की जाती थी। 1812 में उन्होंने इन कहानियों का पहला संग्रह प्रकाशित किया। Subsequently, both the brothers became active in liberal politics, especially the movement for freedom of the press. बाद में दोनों भाई लिबरल पॉलिटिक्स में एक्टिव हो गए, स्पेशली फ्रीडम ऑफ प्रेस के मूवमेंट में। उनको समझ में आ गया था कि जो कंजर्वेटिव्स जिस तरीके से रूल कर रहे हैं वो सही नहीं है। बाद में दोनों भाई उदारवादी राजनीति में सक्रिय हो गए। प्रेस की स्वतंत्रता के आंदोलन में उन्होंने विशेष रुचि ली। इन द मीन टाइम they also published a 33 volume dictionary of the German language. इसी बीच उन्होंने जर्मन लैंग्वेज का एक 33 वॉल्यूम डिक्शनरी पब्लिश किया। इसी बीच उन्होंने 33 खंडों में जर्मन भाषा का शब्दकोश भी प्रकाशित कर डाला। The Grimm brothers also saw French domination as a threat to German culture and believed that the folktales they had collected were expressions of pure and authentic German spirit. ग्रिम ब्रदर्स मानते थे कि फ्रेंच डोमिनेशन जर्मन कल्चर के लिए खतरा है। उनका मानना था कि उन्होंने जो फोक टेल्स कलेक्ट किए हैं वो प्योर एंड ऑथेंटिक जर्मन स्पिरिट को एक्सप्रेस करते हैं। ग्रिम बंधु फ्रांस के वर्चस्व को जर्मन संस्कृति के लिए खतरा मानते थे। उनको विश्वास था कि उन्होंने जो लोक कथाएं इकट्ठी की हैं वे विशुद्ध और सच्ची जर्मन भावना की अभिव्यक्ति हैं। They considered their projects of collecting folktales and developing the German language as part of the wider effort to oppose French domination and create a German national identity. उनका मानना था कि उनका जो फोकटेल्स कलेक्ट करने का प्रोजेक्ट है और जर्मन लैंग्वेज को डेवलप करने का प्रोजेक्ट है, इससे वे फ्रेंच डोमिनेशन का विरोध कर पाएंगे और एक जर्मन नेशनल आइडेंटिटी क्रिएट कर पाएंगे, क्योंकि जर्मन भाषा और फोकटेल्स के जरिए लोग आपस में जुड़ेंगे और उनमें एक कॉमन आइडेंटिटी की भावना क्रिएट होगी और वे जर्मन कल्चर को अपनाएंगे एंड फ्रेंच डोमिनेशन का विरोध करेंगे। लोक कथाएं इकट्ठी करने और जर्मन भाषा को विकसित करने के अपने प्रयासों को वे फ्रांसीसी प्रभुत्व का विरोध करने और एक जर्मन राष्ट्रीय पहचान गढ़ने की व्यापक योजना का हिस्सा मानते थे। सोर्स सी, हाउ वेयर लिबर्टी एंड इक्वलिटी फॉर वुमेन टू बी डिफाइंड। स्वतंत्रता और समानता का महिलाओं के लिए क्या अर्थ था। द लिबरल पॉलिटिशियन कार्ल विल्कर, एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, एक्सप्रेस द फॉलोइंग व्यूज। उदारवादी राजनीतिज्ञ कार्ल वेल्कर ने, जो फ्रैंकफर्ट संसद के एक निर्वाचित सदस्य थे, निम्नलिखित विचार व्यक्त किए। नेचर हैज क्रिएटेड मेन एंड वुमेन टू कैरी आउट डिफरेंट फंक्शंस। Man, the stronger, the bolder, and freer of the two, has been designated as protector of the family, its provider, meant for public tasks in the domain of law, production, defense. नेचर ने मेन एंड वुमेन को डिफरेंट फंक्शंस कैरी आउट करने के लिए बनाया है। मेन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, बोल्डर है और ज्यादा मुक्त है। मेन को फैमिली का प्रोटेक्टर और प्रोवाइडर माना जाता है और मेन को लॉ, प्रोडक्शन, डिफेंस जैसे पब्लिक टास्क में काम करना चाहिए। प्रकृति ने पुरुषों और महिलाओं को अलग अलग कार्य करने के लिए निर्मित किया है। पुरुष जो ज्यादा ताकतवर है, दोनों में से ज्यादा निर्भीक और मुक्त है, उसे परिवार का रखवाला और भरण पोषण करने वाला बनाया गया है और वो कानून, उत्पादन तथा प्रतिरक्षा के क्षेत्र में सार्वजनिक कार्यों के लिए है। विमेन, द वीकर, डिपेंडेंट एंड टिमिड, requires the protection of man. Her sphere is the home, the care of the children, the nurturing of the family. Women weaker है, दूसरों पे डिपेंडेंट है, टिमिड है। महिलाओं को पुरुष के प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है। महिलाओं का क्षेत्र घर है, उसे बच्चों की केयर करनी चाहिए और परिवार का पालन पोषण करना चाहिए। महिला जो कमजोर, निर्भर और दब्बू है, उसे पुरुष की सुरक्षा की आवश्यकता है। उसका क्षेत्र घर, बच्चों की देखभाल और परिवार का पालन पोषण है। डू वी रिक्वायर एनी फर्दर प्रूफ
that given such differences, equality between the sexes would only endanger harmony and destroy the dignity of the family. उसने कहा, ऐसे डिफरेंसेस के बाद क्या और कोई प्रूफ देना बचता है? मेन एंड विमेन के बीच इक्वलिटी प्रोवाइड करने का मतलब होगा कि फैमिली की हार्मनी एंड डिग्निटी को डिस्ट्रॉय करना। ये पॉलिटिशियन लिबरल जरूर था, बट सोच इसकी दकियानुसी वाली थी। क्या हमें कोई और प्रमाण चाहिए कि इन भेदों के बाद लिंगों में बराबरी केवल परिवार के मेल मिलाप और गरिमा को खतरे में डाल देगी? लुइस ऑटो पीटर्स was a political activist who founded a women's journal and subsequently a feminist political association. लुइस ऑटो पीटर्स एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे जिन्होंने वुमेन्स जर्नल और बाद में फेमिनिस्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन की स्थापना की। लुइजे ऑटो पीटर्स एक राजनीतिक कार्यकर्ता थी जिसने महिलाओं की पत्रिका और तत्पश्चात एक नारीवादी राजनीतिक संगठन की स्थापना की। फेमिनिस्ट अवेयरनेस ऑफ women's rights and interests based on the belief of the social, economic and political equality of the genders. फेमिनिज्म का मतलब होता है महिलाओं के अधिकारों के अवेयरनेस को फैलाना और मेन एंड वुमेन के बीच सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी के अवेयरनेस को फैलाना। नारीवाद स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध। The first issue of her paper carried the following editorial. उसके अखबार के प्रथम अंक में निम्नलिखित संपादकीय छपा। Let us ask how many men possessed by thoughts of living and dying for the sake of liberty would be prepared to fight for the freedom of the entire people of all human beings. पुरुषों से पूछा जाए कि लिबर्टी के लिए जो मरने तक को तैयार हैं, क्या वे सभी ह्यूमन बींग्स यानी मेन एंड वुमेन दोनों के फ्रीडम के लिए तैयार होंगे? आइए हम ये पूछे कि कितने पुरुष जो स्वतंत्रता के लिए जीने मरने के विचारों से ओतप्रोत हैं, सभी लोगों, सभी इंसानों की आजादी के लिए तैयार होंगे? When asked this question, they would all too easily respond with a yes, though their untiring efforts are intended for the benefit of only one half of humanity, men. But liberty is indivisible. Free men therefore must not tolerate to be surrounded by the unfree. जब उनसे ये सवाल पूछा जाएगा तो वे आसानी से जवाब देंगे हाँ, बट उनके एफर्ट सिर्फ खुद के लिए यानी पुरुषों के लिए ही होंगे। बट लिबर्टी को बांटा नहीं जा सकता, इसलिए फ्री मेन के आसपास अनफ्री विमेन नहीं घूमनी चाहिए, दोनों फ्री होने चाहिए। जब उनसे यह प्रश्न पूछा जाएगा वे बड़ी आसानी से जवाब देंगे हाँ, हालांकि उनके अथक प्रयास केवल आधी मानव जाति के फायदे के लिए है यानी पुरुष, मगर स्वतंत्रता तो अभिवाज्य है, अतः स्वतंत्र पुरुषों को परतंत्रता से घिरे रहना मंजूर नहीं होना चाहिए। An anonymous reader of the same newspaper sent the following letter to the editor on 25 June 1850. उसी अखबार के अनाम पाठक ने 25 जून 1850 को संपादक को निम्नलिखित पत्र भेजा। It is indeed ridiculous and unreasonable to deny women political rights, even though they enjoy the right to property, which they make use of. They perform functions and assume responsibilities without, however, getting the benefits that accrue to men for the same. Why this injustice? महिलाओं को पॉलिटिकल राइट से वंचित रखना अनरीजनेबल और रिडिक्यूलस है, जबकि उन्हें राइट टू प्रॉपर्टी प्राप्त है और उसका वे यूज भी करती हैं। वे डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज्यूम करती हैं, बट उन्हें वो बेनिफिट नहीं मिलता जो पुरुषों को मिलता है। ऐसा इनजस्टिस क्यों? महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखना वाकई बेतुका और अविवेकपूर्ण है, जबकि उन्हें संपत्ति का अधिकार है जिसका वे इस्तेमाल करती हैं और जिम्मेदारियां भी उठाती हैं, हालांकि उन्हें वे लाभ नहीं मिलते जो उसी के लिए पुरुषों को मिलते हैं। यह अन्याय क्यों? It is not a disgrace that even the stupidest cattle herder possesses the right to vote simply because he is a man, whereas highly talented women owning considerable property are excluded from this right, even though they contribute so much to the maintenance of the state. क्या ये शर्म की बात नहीं है कि एक कैटल हर्डर को वोट डालने का अधिकार है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक पुरुष है, जबकि हाईली टैलेंटेड वुमेन
जिसके पास काफी प्रॉपर्टी है, उनको वोट डालने का अधिकार से वंचित रखा गया है, इवन दो वो स्टेट के मेंटेनेंस में इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं। क्या ये लज्जा की बात नहीं है कि सबसे मूर्ख मवेशी पालक को मत देने का अधिकार सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो एक पुरुष है, जबकि अत्यंत काबिल महिलाओं को, जो काफी संपत्ति की मालकिन होती है, इसी हक से वंचित रखा जाता है, यद्यपि वे राज्य के रखरखाव में इतना ज्यादा योगदान देती हैं। देखिए, इस इमेज में डेलाक्रोए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोमांटिक फ्रेंच पेंटर था। इस पेंटिंग में दिखाया गया है कि कैसे कियोस आइलैंड पे तुर्क्स ने 20,000 ग्रीक लोगों को मार डाला था। इस पेंटिंग का यूज करके महिलाओं और बच्चों के सफरिंग को दिखा के डेलाक्रॉय ग्रीस के प्रति सिंपैथी जुटाने का प्रयास कर रहे थे और लोगों में ग्रीक नेशनलिज्म की भावना को जगाने का प्रयास कर रहे थे। इस इमेज में 1848 के पीजेंट अपराइजिंग को दिखाया गया है। देखिए, इस इमेज में सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को दिखाया गया है। अपर लेफ्ट गैलरी में महिलाएं बैठी हैं जो कि सिर्फ ऑब्जर्वर है, वे पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं थी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का आज का लेक्चर समाप्त होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर 1 के पार्ट 7 को कवर करेंगे। मैं आशा करता हूं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।